Hello everyone, welcome to our channel IV Legal. In this today's video, today is the first video. We are starting today with the Indian Contract Act lecture series. और मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सबसे सिंपल तरीके से पढ़ना है तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ को चार्ट्स के फॉर्म में कवर करने जा रहे हैं। और ये उसकी फर्स्ट वीडियो है जहाँ पर हम बात करेंगे हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 के बारे में, जहाँ पर चार्ट के फॉर्म में, जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कि हर चीज़ बहुत सिंपल फॉर्म में दिखाई गई है। तो ऐसे ही पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विथ ऑल द सेक्शंस हम चार्ट फॉर्म में कवर करेंगे, जो कि रिटेंशन में हेल्प करेगा और याद करने में आपको बहुत आसानी होगी और अंडरस्टैंडिंग तो आपकी रहेगी। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 को। अगर आपको ये वीडियो उसके कंटिन्यू देखना है तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द रेगुलर नोटिफिकेशंस। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 बताता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 बोलता है कि व्हाट इज़ शॉर्ट टाइटल, व्हाट इज़ लॉन्ग टाइटल, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं यूजुअली सेक्शन 1 में। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद सेक्शन 1, सेक्शन 1 को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है और हिस्ट्री क्या थी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ बेस्ड ऑन लैटिन टर्म पैक्टा सेंट सर्वेंडा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक लैटिन टर्म है जो ये बताती है कि एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। मतलब अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का बॉन्ड बनाया जा रहा है या कोई भी चीज़ दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको सिक्योर करने के लिए देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। तो इस चीज़ से ओरिजिनेट हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विद द टर्म पैक्टा सेंट सर्वेंडा। अब आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहला है सेक्शन 1 to 75। दिस डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मतलब क्या है कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, फिर कब 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 रिवोकेशन होगा ऑफर का। तो दीज आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑन द विच विल गवर्न द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच विल गवर्न द कॉन्ट्रैक्ट. So those are dealt under section 1 to 75. Then moving on to section 76 to 123. Section 76 to 123 are now repealed by Sales of Goods Act. ठीक है, तो ये सोगा के थ्रू रिपील किया गया है। और अब ये सारे सेक्शन 76 से लेके 123 तक जो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होते थे वो अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होते हैं। अब देन द थर्ड क्लासिफिकेशन इज सेक्शन 124 to 238. सो दे डील्स विद स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आपका मतलब जो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो सेक्शन 1 to 75 में डील होने के बाद जो स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो सेक्शन 124 to 238 में कवर होते हैं। फिर मूविंग ऑन टू सेक्शन 239 to 266, इसमें भी जो पार्ट कवर्ड था वो सारा पार्टनरशिप से रिलेटेड था, इसलिए दिस इज नाउ रिपील्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट। अब वो एक पार्टनरशिप एक्ट बन गया है जो ये सारे सेक्शंस का कंटेंट कवर करता है। तो अब प्री में अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल सेक्शंस कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वी विल नॉट मेंशन 266 बिकॉज फ्रॉम 239 to 266 इज रिपील्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट एंड वी हैव टू मेंशन 238। आपका क्वेश्चन होगा कि सेक्शन 76 से 123 तक भी रिपील हो चुका है तो उसको क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। वो इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज वी फॉलो द सीरीज। हम लास्ट वाले के जो सेक्शन है वो रिपील हो गए तो उनको हटा देंगे, बट अगर बीच में से कोई रिपील हुआ है तो उसको नहीं हटा सकते, वरना पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा एक्ट का। तो इसीलिए उस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए लेजिस्लेचर इंटेंड करता है कि बीच में अगर कुछ रिपील हुआ है तो स्टिल यू हैव टू काउंट just by saying that these sections are repealed, but in counting it is included. So we will call it as total sections under Indian Contract Act are 238 and not 266. ये इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट से। कमिंग ऑन टू टोटल चैप्टर्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द टोटल चैप्टर्स आर 9 चैप्टर्स। देन मूविंग ऑन टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन बनाई है मैंने जो आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले प्रपोजल होता है, कोई पार्टी ऑफर देती है, उसका एक्सेप्टेंस होता है, और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस जब हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बनता है। ठीक है, मैंने किसी को प्रपोज किया, मैंने ऑफर दिया और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये प्रॉमिस हो गया, दोनों प्रॉमिस में एंटर हो गए। अब इस प्रॉमिस के साथ अगर कंसीडरेशन जोड़ दिया जाए तो फिर वो एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, और वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब उसमें एनफोर्सिएबिलिटी जुड़ेगी। तो एनफोर्सिएबिलिटी को मैंने यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है बाय 0 पार्टी
आप फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट उसमें लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय जीरो पार्टी। अगर वो जीरो पार्टी से एनफोर्सिएबल है, मतलब किसी की कोई भी पार्टी उस एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करा पा रही, देन सिंस इट इज नॉट एनफोर्सिएबल सो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। देन कमिंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय वन पार्टी। if agreement is enforceable by law by one party, it makes it a valid contract, and the addition to it is that it must fulfill the requirements of section 10. सेक्शन 10 के कुछ इसेंशियल्स हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्री कंसेंट वगैरह ऐसे कुछ इसेंशियल्स हैं जो हम अपनी लेटर वीडियोस में डिस्कवर करेंगे और वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा मैं ये सब। बट अभी के लिए बस इतना जानना है कि अगर एनफोर्सिएबल है बाय आइदर वन पार्टी और बाय बोथ पार्टीज़, एंड इफ़ इट इज़ अगर दोनों पार्टी में से किसी एक से है या किसी दोनों से है और वो एनफोर्सिएबल है बाय लॉ, देन इट मेक्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Plus, the only condition is that it must fulfill the requirements of section 10 and the parties must have intention to enter into legal relation. ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो अग्रीमेंट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऐसे एक प्रपोजल से लेके कॉन्ट्रैक्ट की जर्नी ट्रेवल होती है जो हम इस पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कवर करेंगे। अब आते हैं सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 बहुत ही शॉर्ट है और बहुत क्रिस्प है। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि शॉर्ट टाइटल क्या है। सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले शॉर्ट टाइटल बोला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अगर शॉर्ट टाइटल ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है तो लॉन्ग टाइटल क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नीचे मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है नंबर 9 ऑफ 1872। जब ये ब्रैकेट वाला पार्ट ऐड हो जाता है तो वो शॉर्ट टाइटल बन जाता है लॉन्ग टाइटल। इससे मतलब क्या है कि ये 1872 में जो भी लेजिस्लेशन पास हुए थे उसमें ये नंबर 9 पे पास हुआ था। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नंबर 9 ऑफ 1872 इज़ द लॉन्ग टाइटल फॉर दिस एक्ट। अब हम बोलेंगे अब एक्सटेंट क्या है इसकी, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ये JNK भी इंक्लूड करता है। एनफोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872 से, इनैक्टमेंट डेट है 25 अप्रैल 1872। सेविंग क्लॉज पे आ जाते हैं। इस सेक्शन में सेविंग क्लॉज इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ये बताता है कि अदर एक्ट्स, स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस विच आर नॉट एक्सप्रेसली रिपील्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल रिमेन इन फोर्स। मतलब जो वो सारे एक्ट्स और कोई भी रेगुलेशंस जो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक्सप्रेसली रिपील नहीं किए हैं, इसने एक्सप्रेसली हटाया नहीं है उसको, वो सारे फोर्स में रहेंगे। ठीक है। ऑल्सो एंड लगा के वो एक और चीज़ मेंशन करता है कि एनी यूसेजेस कस्टम्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल ऑल्सो रिमेन इन फोर्स। मतलब वो कस्टम्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को के प्रोविजंस को सपोर्ट कर रहे हैं या उसके कंसिस्टेंट हैं वो फोर्स में रह सकते हैं, जो उसके इनकंसिस्टेंट हैं वो नहीं रह सकते। तो यहाँ पर सेविंग क्लॉज में उसने क्या किया है, दो चीज़ों को सेव किया है। पहला, वो कस्टम्स जो इनकंसिस्टेंट नहीं है प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वो फोर्स में रह सकते हैं। दूसरा, वो एक्ट्स, रेगुलेशंस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक्सप्रेसली रिपील नहीं किए हैं वो फोर्स में रह सकते हैं। ये हो गया सेविंग क्लॉज। देन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम इंडियन प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज जुडिशरी के जुडिशियल एग्जाम्स के प्रीलिमिनरी एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज ड्राफ्टेड इन इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट और XYZ ऑप्शंस देंगे। वहाँ पर आपको लिखना है इट वाज ड्राफ्टेड इन इंडियन पार्लियामेंट बट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वहाँ पर किसने ड्राफ्ट किया था, सर जेम्स स्टीफन। ठीक है। तो ये हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑफर बोला जाता है इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में हम बोलते हैं प्रपोजल। दो इन आर जनरल लैंग्वेज वी यूज इट एज ऑफर ओनली, बट as per our legislation, as per the Indian Contract Act, the term used in Indian Contract Act is proposal and not offer. So in Indian law we call it as proposal, whereas in English law we call it as offer. This was all about this section 1 and history and introduction. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो do like and subscribe our channel. Also hit the bell icon for regular updates. हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे to cover the entire sections of Indian Contract Act in such short and sweet charts. Goodbye, thank you.